दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम में किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिल्मी सेपियन चैनल पर आज हम बॉलीवुड के सबसे सफल चरित्र अभिनेताओं में से एक की कहानी में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, फिर भी उसका नाम सिनेमा के इतिहास से मिट गया। उनका नाम था रूपेश कुमार और वह 1970 और 80 के दशक की बेहतरीन फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाकर मशहूर हो गए थे। लेकिन दुखद बात यह है कि रूपेश कुमार साहब का सफर जुनून, समर्पण और एक दिल दहला देने वाले अंत से भरा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस असाधारण अभिनेता की अनकही कहानी को उजागर करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। 16 जनवरी 1946 को मुंबई में जन्मे रूपेश साहब का असली नाम था अब्बास फराज शाही। वे अपने परिवार के 7 बच्चों, 4 लड़कों और 3 लड़कियों में सबसे बड़े थे। उनके पिता अली असगर फराज शाही साहब, जिन्हें पुणे शहर में असगर सेठ के नाम से भी जाना जाता था, और उनकी मां का नाम मरियम था। रूपेश साहब का परिवार पुणे में रेस्टोरेंट और बेकरी के व्यवसाय में था। वे आरामदायक, स्थापित और सम्मानित थे। लेकिन युवा अब्बास का एक अलग सपना था। बचपन से ही वह एक्टिंग की तरफ आकर्षित थे, जबकि उनका परिवार चाहता था कि वे पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हों। अब्बास साहब को पता था कि उनका असली गोल सिनेमा है। उन्होंने पुणे के फेमस दस्तूर स्कूल में पढ़ाई की। उनके परिवार वाले उन्हें प्यार से दादा कहते थे, जिसका फारसी में अर्थ होता है भाई। एक ऐसा नाम जो उनके प्रति उनके स्नेह और गर्मजोशी को दर्शाता था। परिवार की उम्मीदों के बावजूद अब्बास साहब अपने बॉलीवुड के सपने को पूरा करने के लिए पुणे छोड़कर बॉम्बे चले आए। उन्होंने रूपेश कुमार नाम अपनाया और यह नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रूपेश कुमार साहब का फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही संबंध था। वे 1970 के दशक की बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस सितारों में से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज जी के चचेरे भाई थे। साथ ही साथ वे अभिनेत्री मलिका जी, जो उनकी एक और चचेरी बहन थी, के भी काफी करीब थे। इन संबंधों ने उन्हें फिल्म जगत की अंदरूनी जानकारियां दी। रूपेश कुमार साहब का करियर ठीक 30 साल का रहा, 1965 से 1995 तक। इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन एक खास बात यह रही कि वे शायद ही कभी मुख्य नायक रहे। वे सहायक, हास्य अभिनेता, खलनायक सभी रहे, फिर भी इनमें से हर एक भूमिका यादगार रही। उन्होंने 1965 में रुस्तमे हिंद, टार्जन और किंग कॉन्ग जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपना सफर शुरू किया। ये शुरुआती फिल्में थीं जिनसे उन्हें घर घर में पहचान तो नहीं मिली, लेकिन इनसे उन्हें अभिनय का हुनर सीखने का मौका मिला। 1960 के दशक में उन्होंने आदमी और इंसान और जीने की राह जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में काम किया। मैं कहा करता था ना, चल के हमारा लहू टल की बहारों में अश्कों का तोहफा के बढ़ जाएगा। के मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे बेवफा मत समझना। तुम स्वॉर्ड ऑफ ऑनर चाहते थे ना? नहीं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तुम्हें मुबारक। 1970 का दशक रूपेश कुमार साहब के लिए स्वर्णिम काल साबित हुआ। यही वह दौर था जब वे एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। 1971 में वे प्रीत की डोरी और फिल्म अंदाज में बादल के रूप में नजर आए। ये भी गया। चल, बैड लक साला, 5 में से एक भी नहीं लगा। 2000 का फटका पड़ा है आज। श्योर शॉट मिस्टर रवि। खबरदार, रवि तो मेरा भाई का, पता नहीं माँ किस गटर से उठा के लाई है और गोद ले लिया। आइंदा कभी रवि को मेरा भाई कहा ना तो याद रखना। लेकिन 1972 ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। 1972 में निर्देशक रमेश सिप्पी साहब की सीता और गीता को जबरदस्त सफलता मिली। हेमा मालिनी जी ने जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिकाएं निभाई और इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब और संजीव कुमार साहब भी थे। लेकिन रूपेश कुमार साहब का रंजीत का किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में से एक बन गया। इस फिल्म में उनका किरदार खतरनाक और हास्य का बेजोड़ मिश्रण था। एक ऐसा किरदार जो सीता का अपहरण करता है
और उस पर शादी का दबाव डालता है। यह फिल्म अब तक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्मों में से एक मानी जाती है और रूपेश कुमार साहब के अभिनय की आज भी चर्चा होती है। वे एक ऐसे खलनायक थे जहां दर्शक उनकी खलनायकी से असहज तो थे ही, साथ ही उनके हास्यपूर्ण हाव भाव और हरकतों पर भी हंसते थे। आप और कौन हो सकता है? बस एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा दुख देखकर खून के घूंट पीकर रह जाता हूँ। फिल्म समीक्षकों ने कहा कि रूपेश कुमार साहब खलनायक की भूमिका में भी बेहतरीन लगे और उनके अभिनय ने इस कल्ट क्लासिक में नई परतें जोड़ दी। इस भूमिका ने रूपेश कुमार साहब को बॉलीवुड के खलनायक अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद से निर्माताओं को पता चल गया कि उन्हें कहां कास्ट करना है। 1970 के दशक के अंत में वे बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी मसाला फिल्मों में दिखाई दिए। 1977 में वे चाचा भतीजा में किरण के रोल में नजर आए। उसके बाद 1979 में वे अमिताभ बच्चन साहब की द ग्रेट गैम्बलर में दिखाई दिए, जो उस समय की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी भारतीय फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उन्होंने सेठी की भूमिका निभाई और सहायक भूमिका होने के बावजूद वे सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन गए, जिसकी शूटिंग रोम, वेनिस और काहिरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर हुई थी। उसी वर्ष उन्हें एक और प्रमुख प्रोडक्शन जानी दुश्मन में देखा गया। फिर 1980 में चोरों की बारात में जग्गू, 1980 के दौरान वे फिल्म सौतन, फिर उसके बाद बड़े दिलवाला, आशा ज्योति और कई अन्य फिल्मों में दिखाई देते रहे। कभी हमारा भी इंतजार इतनी बेचैनी से किया होता। पहले इंतजार के काबिल तो बनिए। अच्छा, जरा हम भी तो सुने जो इंतजार के काबिल हैं। उनमें कौन से हीरे मोती लगे हैं जो हमें नहीं। 1989 में वे फिल्म गुरु में रूपेश के रूप में दिखाई दिए और 1995 तक काम करते रहे। 3 दशकों में उन्होंने भारतीय सिनेमा में सबसे भरोसेमंद चरित्र अभिनेताओं में से एक के रूप में अपनी एक विरासत बनाई। एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद रूपेश कुमार साहब ने अपनी निजी जिंदगी को निजी रखा। उनकी शादी मर्जिया जी से हुई थी और उनकी 3 बेटियां हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी का दिलीप कुमार साहब के परिवार से एक अनोखा रिश्ता है। उन्होंने महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब के भतीजे जाहिद खान साहब से शादी की। उनके 2 बच्चे हुए। उनकी दूसरी बेटी महताब, जिसे नूरी भी कहा जाता है, उन्होंने पुणे में एक डेंटिस्ट से शादी की और पुणे में ही बस गईं। उनकी सबसे छोटी बेटी मोजदे अरब फराशाही अब एक फेमस मेकअप ब्रांड मोआ के लिए मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करती हैं। सिनेमा में रूपेश कुमार साहब की सफलता ने उन्हें अपनी बेटियों को आरामदायक जीवन और सबसे बढ़कर मनोरंजन और व्यवसाय की दुनिया से जोड़ने का मौका दिया। अपने करियर के शुरुआती दौर में रूपेश कुमार साहब ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, उन्होंने निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 1991 में उन्होंने हाय मेरी जान नामक एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। 2 साल बाद 1993 में उन्होंने मेरी आन नामक एक और फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने एक कव्वाली होस्ट की भूमिका भी निभाई। इन प्रयासों से पता चला कि रूपेश कुमार साहब की महत्वाकांक्षाएं अभिनय से परे भी थीं। वे एक रचनात्मक शक्ति, एक कहानीकार, एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते थे जो कहानियों को आकार दे सके। 29 जनवरी 1995 को रूपेश कुमार साहब भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित समारोह में से एक फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। आयोजकों ने रूपेश कुमार साहब को पीछे बैठने को कहा, क्योंकि आगे की सीटें सुनील दत्त साहब जैसे बड़े नामों के लिए आरक्षित थीं। रूपेश कुमार साहब को ये बात थोड़ी बुरी लगी, क्योंकि सिनेमा में 30 साल और 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, रूपेश कुमार साहब को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उनकी सांसें भारी हो गईं, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके बगल में बैठे लोगों को तुरंत आभास हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। पास बैठे सुनील दत्त साहब जल्दी से उठे और रूपेश कुमार साहब को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकालने में मदद की। एक एम्बुलेंस बुलाई गई। सुनील दत्त साहब उनके साथ गए, उनका कंधा पकड़े हुए, उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए, लेकिन एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी। अस्पताल ले जाते समय मात्र 49 वर्ष की आयु में रूपेश कुमार साहब का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 29 जनवरी 1995 को उन्होंने उसी एम्बुलेंस में अंतिम सांस ली,
जिस फिल्म उद्योग ने रूपेश कुमार साहब को एक जीवन, एक करियर और एक विरासत दी थी, उसी ने उनके अंतिम क्षणों में उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उनकी आखिरी फिल्म पापी देवता 1995 में रिलीज हुई। आज हम बॉलीवुड के खलनायकों की बात करते हैं तो हमें प्रेम चोपड़ा साहब, प्राण साहब, अमरीश पुरी साहब की जबरदस्त मौजूदगी याद आती है, लेकिन रूपेश कुमार साहब की चर्चा कम ही होती है। फिर भी वे 1970 और 1980 के दशक में भी मौजूद थे और उन्होंने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार खलनायकों को गढ़ा। प्रमुख पत्रिकाओं में उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई और उनकी कहानी अक्सर कम ही सुनाई जाती है, लेकिन अगर आप सीता और गीता जैसी फिल्में देखते हैं तो उनकी मौजूदगी साफ दिखाई देती है। हाँ, तोड़ दूंगा इस बोतल को, क्या मैं इन दीवारों को, इस मकान की एक ईंट को तोड़ दूंगा, इतनी ताकत है मुझमें। वे जिस भी फ्रेम में होते हैं आपको उनकी याद आती है। रूपेश कुमार साहब का करियर हिंदी सिनेमा के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। वे बंबई तब आए जब स्वर्णिम युग अभी भी चमक रहा था। उन्होंने मसाला फिल्मों के दौर में काम किया जब फिल्में बड़े बड़े नायकों, परेशान महिलाओं और ऐसे खलनायकों के बारे में होती थी जिनसे दर्शक नफरत करते थे। उनके किरदार उस दौर में बिल्कुल फिट बैठते थे, लेकिन जैसे जैसे 1990 का दशक नजदीक आया, सिनेमा बदलता रहा। नए कलाकार आ रहे थे। रूपेश कुमार साहब जिस तरह के चरित्र अभिनय में माहिर थे, वह धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। रूपेश कुमार साहब की कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है, हर अभिनेता हीरो नहीं हो सकता, हर करियर को सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं वे कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रूपेश साहब ने ऐसे किरदार गढ़े जो आज भी यादगार हैं, फिर भी उन्हें काफी हद तक भुला दिया गया। रूपेश कुमार साहब की कहानी दुखद है लेकिन प्रेरणादायक भी है। वे पुणे के एक रेस्टोरेंट मालिक परिवार से थे और बॉलीवुड के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और 3 दशकों तक लगातार काम करते रहे। उनकी विरासत हर उस फिल्म में जिंदा है जिसका वह हिस्सा थे, हर उस किरदार में जिसे उन्होंने जीवंत किया और हर उस याद में जिसे उन्होंने दर्शकों के लिए बनाया। अगर आपने सीता और गीता या द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्में देखी हैं तो आपने रूपेश कुमार साहब को देखा है, आपने उनके हुनर की कद्र की है, भले ही आप उनका नाम ना जानते हो, शायद अब आप जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासिक बॉलीवुड सिनेमा की और भी अनकही कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।